हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 27 सितंबर 2022 की पीआईबी की डेली समरी। आज के इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा फ्रेम कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आरबीआई, ग्रेड बी, यूपीएससी से लेकर जितने भी आपके डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम होते हैं सब में आपको हेल्प करने वाला है। और आरबीआई ग्रेड बी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें पीआईबी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये आर्टिकल है। इसमें बताया गया है यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह टुडे इनॉग्रेट 150 बेडेड ESIC हॉस्पिटल एंड लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 750 बेडेड आदर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ऑफ उमिया माता केपी एजुकेशनल ट्रस्ट इन कलोल, गुजरात। ठीक है, गुजरात में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है जिसमें 150 बेडेड ESIC हॉस्पिटल होगा प्लस 750 बेडेड यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन कहाँ रखा गया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये बनता है कहाँ पर। प्लस अगर एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है जैसे कि आरबीआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बेस पे बता रही हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा है, किसी भी कोई पर्टिकुलर बीमारी जैसे कोविड उस टाइम आया हुआ था, तो इस टाइप की बीमारी से निपटने के लिए इंडिया की क्या व्यवस्था है, वो कैसे इसे डील करेगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको अपना यहाँ पर हेल्थ सिस्टम को दिखाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर बता सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो ये डेटा आप ऐसे क्वेश्चन में यूज़ कर पाएंगे। मैंने आपको यूज़ भी बता दिया कि आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है वो हम बात करेंगे। अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना श्री मोदी हैज़ प्रोवाइडेड फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ अप टू 5 लाख टू 60 करोड़ पुअर पर्सनस। अब ये पूरे आर्टिकल में इसके अलावा जैसे कि ये हॉस्पिटल्स खोले गए हैं और फिर पूरा एक अचीवमेंट बताया गया है कि हेल्थ सेक्टर में अभी तक गवर्नमेंट ने कितना क्या किया है। मोदी जी गवर्नमेंट के बारे में पर्टिकुलर यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का व्यू यहाँ पर रखना है, देखो क्वेश्चन में हमेशा आपको गवर्नमेंट के पॉजिटिव वे पे ही बोलना पड़ता है, वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डेटा यूज़ करना है कि पिछले 4-5 सालों में किस तरीके से गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर में काम किया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके काम आएंगे जो अब मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इनको एक एक करके नोट भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा डेटा पीआईबी का है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिकेट है। ठीक है, ऑथेंटिक डेटा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख जो है ₹5 लाख यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी तक 60 करोड़ पुअर पर्सनस को ये दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ प्रोवाइडेड 35,000 न्यू क्रिटिकल केयर बेड्स इन मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 64,000 करोड़ अंडर आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है, पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में अब तक यहाँ पर 64,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है। 35,000 न्यू क्रिटिकल केयर बेड्स यहाँ पर प्रोवाइड गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। Government led by Prime Minister Narendra Modi has also initiated work on integrated public health laboratories in 730 district and research center with an allocation of 1600 crore for different मेजर डिजीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेबोरेटरीज़ के बारे में बात होगी तो 730 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और अमाउंट कितना इस पर स्पेंड किया गया है वो है 1600 करोड़। इसके अलावा यहाँ पर 2013-14 की अगर बात करें तो वहाँ पर 387 केवल मेडिकल कॉलेजेस थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये जो है ड्यूरेशन रहा है इसमें से इंक्रीज़ करके 596 कर दिया गया है 2021-22 में। यानी कि ये दिखाता है कि इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए कितना काम किया है। जो कि अब तक ही 387 थे वो अब पर्टिकुलर इन जो है ड्यूरेशन में 596 हो गए हैं। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट जताना चाहती है, बताना चाहती है कि अभी तक कितना उन्होंने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इंक्रीज नंबर ऑफ MBBS सीट्स। MBBS की सीट्स भी इन गवर्नमेंट ने करंट ने बढ़ाई है। 51,000 से 89,000 ये हो गई है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट सीट भी इन्होंने इंक्रीज़ की है, 31,000 से लेकर 60,000 इसे कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे कि अभी बीच में डेटा चल रहा था, बताया जा रहा था कि पर पेशेंट जो डॉक्टर्स की संख्या है वो काफ़ी कम होती है। तो ये चीज़ जो अगर होती है कि सीट्स इंक्रीज़ होती है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स अपॉइंट होंगे, वो ज़्यादा अपॉइंट होंगे, यानी पर जो है पेशेंट पर जो डॉक्टर्स की संख्या है उसका रेशियो अच्छा हो जाएगा, जिससे लोगों को जल्दी इलाज और सारी चीज़ें मिल सकेंगी।
तो ये यहाँ पर इंक्रीज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ भी है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्लस जो है हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 10 न्यू एम्स हैव बीन started, 75 new medical colleges have been approved, and there are plans to set up 22 more aims. अब तक यहाँ पर 10 नए एम्स बन चुके हैं, 75 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं और अभी 22 और एम्स बनाने का यहाँ पर जो है इनका प्लान है। इम्प्रूव द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 96 आउट ऑफ 100 डिलीवरीज टेक प्लेस इन द हॉस्पिटल टुडे। तो इस लाइन में ये बताना चाहते हैं कि आज की डेट की अगर बात की जाए तो 100 में से 96 डिलीवरीज ऐसी हैं जो हॉस्पिटल में हो रही हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मोर्टालिटी रेट है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को यहाँ पर मिलता है, मतलब वो सही होती है, कम जो है मौतें होती हैं। अगर बात करें, जैसे पहले डिलीवरी जो हुआ करती थी घरों में हुआ करती थी, जिसके कारण काफ़ी माएँ जो हैं जन्म देने के दौरान ख़त्म हो जाती थी या बच्चे इवन हो जाते थे। तो ये चीज़ों का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हॉस्पिटल में डिलीवरी होने से बच्चे को और माँ को अच्छे से बचाया जा सकता है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसमें भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सारा ही डेटा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सेक्टर में आप कोई भी क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो आप ये सारा डेटा यूज़ करके अपने क्वेश्चन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। क्या है पूरा देखते हैं। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। देखो, रिपोर्ट्स जो होती है आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिपोर्ट जो भी आती हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। मैं आज आपको 4 चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहला, आपको करंट अफेयर पढ़ते हुए चलना है, वो तो नॉर्मल चीज़ है। सेकेंडली, पीआईबी जो कि आरबीआई का फेवरेट है, आपको पढ़ना ही है। थर्ड, यहाँ पर होता है रिपोर्ट्स। जितनी भी रिपोर्ट्स यहाँ पर रिलीज़ होती हैं आपको उन्हें देखना ही पड़ेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। ये आरबीआई एग्ज़ाम की फेवरेट है, बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, ठीक है। आपको इन्हें पर्टिकुलर अलग से टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें तो आरबीआई की वेबसाइट, इन्हें आपको प्रैक्टिस में लाना शुरू कर दीजिए। आरबीआई का एग्ज़ाम निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। रिपोर्ट्स को, पीआईबी को, आरबीआई की वेबसाइट को और जो अदर करंट अफेयर है उसे किसी पर्टिकुलर एक ऐप से आप कवर करते रहिए। अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस में लिया है मतलब आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। फिर आप साइड में क्यूआरई को फोकस करते चलिएगा ताकि प्री निकाल सकें। प्री निकलेगा तभी मेंस तक पहुंचेंगे और ये सारी चीज़ें आपको फिर मेंस में काम आएंगी, ओके। तो देखिए, हम रिपोर्ट्स की जिसकी बात कर रहे हैं वो है जनवरी मार्च 2022 क्वार्टरली ये रिपोर्ट आई है। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। वो रिलीज़ हुई है रिपोर्ट। एम्प्लॉयमेंट इज़ शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ने यहाँ पर कहा है कि एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। कितना मिला है वो हम देखते हैं। द एस्टिमेटेड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 3.14 करोड़ टू थर्ड क्वार्टर टू 3.18 करोड़ टू और फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में जो था ये 3.14 करोड़ था, जो कि अब फोर्थ क्वार्टर में हो गया है 3.18 करोड़, ठीक है। तो कितना इजाफा हुआ है देख ही सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ हो गया है, ठीक है। Manufacturing sector accounts for the largest percentage of the total number of workers. पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे लार्जेस्ट रहा है। अब देखो, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बन सकता है वो सबसे पहला तो ये डायरेक्ट अमाउंट पूछा जा सकता है कि हाँ, इस रिपोर्ट में पर्टिकुलर इस क्वार्टर में एम्प्लॉयमेंट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली, तो आपको डेटा यहाँ बताना पड़ेगा। कौन से सेक्टर ने लार्जेस्ट यहाँ दिखाया है, तो मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, मैं उस बेस पे आपको चीज़ें बताती चलती हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर इस टाइप के बहुत क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे, तो आपको इस टाइप की रिपोर्ट्स याद होना चाहिए। कौन सा सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। द QES as a part of AQEES was launched in April 2021 2021 में, अप्रैल में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। टू कैप्चर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड वेरिएबल इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अब पर्टिकुलर जो हमने देखा कि लार्जेस्ट ग्रोथ है, तो परसेंटेज वाइज आप देखेंगे 38.5% है टोटल का, ठीक है। फॉलोड बाय, उसके बाद सेकंड नंबर पे एजुकेशन रहा है वे 21.7%। IT BPO की बात करें तो वो 12% और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 10.6%। तो ये टॉप 4 हैं जिसमें से आप देख ही सकते हैं कि
अकेला मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल में से मैन्युफैक्चरिंग कितना अपना जो है रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये डेटा भी आपको फिर यहाँ याद रखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, और डायरेक्ट आने के पूरे पूरे चांस है यहाँ पर। फीमेल वर्कर्स पार्टिसिपेशन रिपोर्टेड marginally increase from 31.6% in the third quarter to 31.8%, ओनली 0.2% से इंक्रीज़ हुआ है फोर्थ क्वार्टर में महिलाओं की बात करें अगर यहाँ पर, ठीक है। हाउएवर फीमेल वर्कर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 52% ऑफ द वर्क फोर्स। बाकी अदर वर्क फोर्स की बात करें तो भी फीमेल 52% यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है हेल्थ सेक्टर में, यानी कि हेल्थ सेक्टर में फीमेल्स का काफ़ी अच्छा यहाँ पर रोल देखने को मिलता है। बाकी अगर अदर सेक्टर की बात करें जैसे एजुकेशन, फाइनेंशियल, आईटी, बीपीओ, तो इसमें जो है रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, देखो एजुकेशन में 44, फाइनेंशियल में 41, आईटी एंड बीपीओ में 36%, ठीक है। तो ये फिर इतना नहीं है। बाकी देखो हेल्थ सेक्टर में क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्टिव में तो फिर सारा आप यूज़ कर ही सकते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी, देखो एग्ज़ाम में आजकल ऐसे का भी रोल है। अगर कोई ऐसा ऐसे आ जाता है, हाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर ऐसे एग्ज़ाम में देखो हमें देना ही है इंग्लिश का, ठीक है, वहाँ पर इस टाइप का डेटा आप ऐसे में भी लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस मिनिस्ट्री या दिस रिपोर्ट आपका क्या डेटा है, तो वो आपके इंग्लिश के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को भी बहुत अच्छा बना देगा, ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको ओवरऑल सब जगह काम आना है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगर मान लो कोई ऐसा ऐसे आ गया जहाँ पे फीमेल्स के बारे में हमें बताना है, सोशल जो है ऐसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वुमेंस क्या है, उनका क्या रोल है, या इस टाइप का कोई भी ऐसा आता है, तब ये पर्टिकुलर जो है लाइन आप यूज़ कर सकते हो कि फ़ीमेल्स जो हैं हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही हैं, बाकी सेक्टर में इनका क्या है, एजुकेशन में कितना है, मतलब इस टाइप से काफ़ी अच्छा आप लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा है, देखो करंट अफेयर कवर हो रहा है प्लस इंग्लिश ऐसे के लिए भी आपको यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। आगे हम देखते हैं ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वेस का फुल फॉर्म है ये, ठीक है। हैज़ टू कंपोनेंट, फर्स्ट जो है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो कि आज हमने स्टडी की जिसके बारे में, और सेकंड है एरिया फ्रॉम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे। ये सिर्फ मैंने यहाँ इसलिए बताया है कि ये इसका है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोनों चीज़ें, तो ये दो कंपोनेंट इनके होते हैं, बस हमें ये पता होना चाहिए, जिसमें से आज हमने इसके बारे में स्टडी की क्योंकि ये करंट अफेयर में आया है, ठीक है। क्यों ये इसके बारे में ही शॉर्ट में थोड़ा सा और देखेंगे। इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको हम कह रहे थे AQREES, ठीक है। इट कवर्स एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट इन 9 सेक्टर, पर्टिकुलर 9 सेक्टर की जो है ये डेटा यहाँ पर रिलीज़ करता है। अब ये 9 सेक्टर कौन कौन से हैं ये भी अगर आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसे याद करके लिख सकें तो, और नहीं अगर याद रहता तो भी कोई बात नहीं, बट हाँ रीड ज़रूर कर लीजिए, क्या पता आपको कहाँ याद आ जाए और कहाँ आप अच्छा आंसर लिख सकें, ठीक है। जो 9 सेक्टर हैं जिसके लिए पर्टिकुलरली रिपोर्ट बनाई जा रही है वो है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट एंड ITBPO एंड फाइनेंशियल सर्विस एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये 9 को आप याद रखिएगा, अदर चीज़ों में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, ये है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इंडियन नेवी PHI एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज काकाडू। ओके, तो ये इंडियन नेवी यहाँ पर देखो पार्टिसिपेट करने वाली है एक्सरसाइज में जिसका नाम है काकाडू। ओके, काकाडू ककड़ू जो भी आप पढ़ सके अपने हिसाब से, बाकी पढ़ने में ये काकाडू ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। अब एक छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया पार्टिसिपेट करने जा रही है तो जनरली हम ध्यान नहीं दे पाते फिर आगे का, बट ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो कौन से देश की है, कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो चलिए अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। एक्सरसाइज काकाडू इज़ अ जॉइंट एनेबल्ड बाय एनुअल एक्सरसाइज होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा इसे होस्ट किया जाता है एंड सपोर्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इसका सपोर्ट के साथ ये उसे जो है ऑर्गेनाइज करता है। इट स्टार्टेड इन 1993 से ये चली आ रही है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 22 की हम बात करें जो इस साल हो रही है उसके बारे में, तो इट्स 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज, 2 हफ्ते ये चलने वाली है, ठीक है। सी समुद्र में होने वाली है। 14 नेवी इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है।
around 19 vessels, 34 aircraft and 3000 personnel and 25 countries are expected। तो ये सारा डेटा तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में नहीं बनता है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करना चाहें, अगर आपको यहाँ का आर्मी सिस्टम या फिर डिफेंस सिस्टम बताना है, तब आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि रिसेंट में एक्सरसाइज हुई, किस किस की हुई, कैसी क्या हुई, है ना। अदरवाइज़ ऑब्जेक्टिव के लिए केवल इतना ध्यान रखिएगा कि वो किसने ऑर्गेनाइज़ की है, ठीक है। प्लस इस बार की जो थीम है वो है पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस एज नेवीज मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल एंगेजमेंट एक्टिविटी, एक्सरसाइज काकड़ू इज़ अ वाइटल फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़। जितनी भी कंट्रीज़ उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है उन सभी के बीच के रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं एक्सरसाइज करने से, ठीक है। मीटिंग्स होती हैं, जॉइंट जो भी काम होते हैं, तो ऑब्वियसली रिलेशंस अच्छे होते हैं। मेन चीज़ है थीम याद रखिएगा, कहाँ पर हो रही है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रही है, इंडिया पार्टिसिपेट उसमें कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट हमारा आर्टिकल, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह रिव्यू, अच्छा तो ये रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर डिफेंस एक्सपो 2020 प्रिपरेशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में उन्होंने रिव्यू किया है किसको, डेफ एक्सपो एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसे डिफेंस एक्सपो से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेफ एक्सपो फिलहाल इसका नाम है 22। अब ये है क्या, इसे आपको समझना है। गांधीनगर सेट टू होस्ट द बिगेस्ट एवर डेफ एक्सपो, रिकॉर्ड 1136 कंपनीज रजिस्टर फॉर द इवेंट। इस इवेंट के लिए ये देखो बिगेस्ट एवर है, अब तक का सबसे बड़ा एक्सपो है। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 1136 कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं, पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और हम बात करें तो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, शिप विजिट्स एंड बिगेस्ट एवर ड्रोन शो प्लान फॉर जनरल पब्लिक। सबसे ज़्यादा मतलब ड्रोन वगैरह यहाँ पर जो है शो किए जाएंगे। ये डिफ एक्सपो का 12th एडिशन है। एडिशन कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। कहाँ होने वाला है, गांधीनगर, ये डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। कब से कब तक हो रहा है, 18 to 22, ठीक है, सितंबर की बात हो रही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डेट कि कब से कब तक हुआ है, बाकी ऊपर के जो हो गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द 12th डेफ एक्सपो इज़ पाथ टू प्राइड। थीम वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ की जो थीम होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो थीम भी याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओवर 50 स्टार्टअप विल शोकेस दियर प्रोडक्ट्स एट द पवेलियन, ठीक है। तो ये थीम वगैरह यहाँ तक का याद रखिएगा, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए हैं, तो इतने आपको बस यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो ज़्यादा है, वीडियो लंबा हो जाता है, तो बिल्कुल भी लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने यहाँ पर ली हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसी भी हैं जो छोटी सी हैं, वन लाइनर है, वो ऑब्जेक्टिव में आने के उसके ज़्यादा चांसेस, इसलिए मैंने उसे लिया हुआ है। नेक्स्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। यूनियन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट 13th फिक्की ग्लोबल स्किल समिट। ये जो है 13th एडिशन हुआ है ग्लोबल स्किल समिट का, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है कि सबसे पहले 13th एडिशन यहाँ पर हुआ है ग्लोबल स्किल समिट का, ठीक है। और इसकी जो थीम है वो क्या है, थीम फॉर दिस ईयर एजुकेशन टू एम्प्लॉयबिलिटी मेकिंग इट हैपन, ओके। तो ये थीम याद रखिएगा, कौन सा एडिशन था ये याद रखिएगा, ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली के लिए है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है, ज़्यादा नहीं, छोटा सा आर्टिकल था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसमें आपको क्या याद रखना है वो बता देती हूँ, ये भी एक छोटा ही आर्टिकल है बट ऑब्जेक्टिव में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर अराइव इन बाली इंडोनेशिया। ये जा रहे हैं बाली इंडोनेशिया, क्यों, पार्टिसिपेट करने G20 समिट, ओके। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि G20 समिट कहाँ पर है, तो बाली इंडोनेशिया में, ओके। और G20 एग्री समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया नेक्स्ट ईयर। G20 का जो एग्री समिट है वो होने वाला है होस्ट इंडिया में नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस एडवांस में भी जैसे कि पूछ लिए जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर का कहाँ होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। फिलहाल वाला कहाँ हो रहा है वो बस याद रखिएगा, बाली इंडोनेशिया में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइजेज बाटुकम्मा फेस्टिवल एंड एनुअल सेलिब्रेशन इन तेलंगाना इट कर्तव्य पथ इंडिया गेट न्यू दिल्ली टुडे। ये देखो सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिक के में अभी तक करवा रही हूँ, जो हमारा
वीकली स्ट्रेटेजी चल रही है आरबीआई ग्रेड बी की, तो उसमें मैं अभी आपसे यही मैंने कहा था कि आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट करते हुए चलिए, उसके बाद फिर हम करंट अफेयर को फोकस करते चलेंगे, बिकॉज वो हमें सिर्फ लास्ट 6 मंथ का ही चाहिए एग्ज़ाम से पहले का, ठीक है। तो उसमें हमारा एक टॉपिक क्या था, फेस्टिवल भी था। अब फेस्टिवल किस तरीके से आता है, अब देखो जैसे करंट इवेंट हो गया, बाटू कम्मा, ये जो फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है एक स्टैटिक है पार्ट की कौन सा फेस्टिवल है कहाँ का है, बट क्योंकि वो अभी करंट में सेलिब्रेट किया जा रहा है इसलिए करंट इवेंट से रिलेटेड वो एक स्टैटिक जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस फेस्टिवल का नाम याद रखना है, कहाँ से बिलोंग करता है, तेलंगाना से, ये याद रखना है, ठीक है। इस बार कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है अच्छे से, कर्तव्य पथ इंडिया गेट टुडे, वहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बाटू कम्मा फेस्टिवल रिप्रेजेंट द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ तेलंगाना एंड इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ महागौरी। जो अभी जैसे कि नवरात्रि चल रही है तो 9 दिन का ये त्यौहार रहेगा, यहाँ पर दुर्गा जी की मेनली पूजा की जाएगी। तो बस फेस्टिवल का नाम पता होना चाहिए, किससे रिलेट करता है ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ओके। और बातुकम्मा फेस्टिवल इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन है इन तेलंगाना दैट गोज़ ऑन फॉर 9 days चलने वाला है। और पर्टिकुलर इसका मीनिंग दिया गया है क्या है, तो ये भी हो सकता है 1 मार्क में आ जाए, तो इसका मीनिंग बस आप समझ लीजिए, द मदर गुड्स कम टू लाइफ, ओके, ये इसका मतलब होता है। तो बस आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। सारे क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में फ्रेम होंगे, कुछ आपको डेटा डिस्क्रिप्टिव में काम आएगा, बट आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो सारे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को देखते हुए ही हो रहे हैं, इसलिए यदि आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना है तो उसके लिए आपको इस स्टेप की तैयारी करनी ही होगी, ओके। तो अगर कोई भी सजेशन आपको अपनी तरफ से लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।